जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज का दोस्तों हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 6 ऑफ इनकम टैक्स। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एग्जम्प्ट इनकम, मतलब जो इनकम को टोटल इनकम के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, वो वाला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। डिडक्शंस और एग्जम्पशंस वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है एग्जम्प्ट इनकम। अब एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है? तो इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जिस इनकम को हम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते। अब आप सपोज करो कि जब भी हम टैक्स पेबल निकालते हैं तो हम टोटल इनकम निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शंस को माइनस करते हैं, देन हम टोटल इनकम के ऊपर पहुंचते हैं और उसके बाद हम टैक्स स्लैब अप्लाई करते हैं। लेकिन जो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं तो उनको हम टोटल इनकम में इंक्लूड करके क्या करेंगे? जबरन कैलकुलेशन बढ़ाने वाला काम है। इसके लिए हमको यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसा कहा गया है कि आप कुछ इनकम यहाँ पर दी गई है, कुछ खर्चे यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आप डायरेक्टली आपकी जो टोटल इनकम का कैलकुलेशन है वहां से आप डायरेक्टली माइनस कर दो। आप उसे आपकी टोटल इनकम का पार्ट ही मत बनाओ। अगर आप पार्ट बनाओगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, और आप पार्ट नहीं बनाओगे तो वो वहां पर टैक्सेबल में नहीं आएगा, तो आप उसको हटा ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें इनकम्स दी गई है जिनको हम हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे और जिसे हम एग्जम्प्ट इनकम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हम इनकम आती है, वो होती है एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कृषि से आय। मतलब अब ये कौन सी आय होगी? कृषि से आय जो आय है वो कौन सी आय होगी? तो एग्रीकल्चरल इनकम में अराइज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। अब इन तीन तरीकों से आपके पास में एग्रीकल्चरल इनकम आ सकती है। अब वो तीन तरीके कौन से होते हैं? तो तीन तरीके हो सकते हैं। इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। मतलब ऐसी कोई आपके पास में जमीन है, भूमि का टुकड़ा है जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस मतलब कृषि के पर्पस से यूज किया जा रहा है और उससे आपको कोई रेंट आ रहा है या कोई रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपको कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई कृषि वाली भूमि है, उस भूमि से आपको कोई इनकम हो रही है, चाहे वो रेंट के माध्यम से हो, चाहे आप उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई कृषि वाला उत्पाद आप उस पर प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो और उसे मार्केट में बेच रहे हो और उससे आपको रेवेन्यू आ रहा है, उसे अभी हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। तो आपको रेंट के माध्यम से या कोई और माध्यम से उस एग्रीकल्चरल लैंड जो कि सिचुएटेड है इन इंडिया में, भारत में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब जिसका उपयोग कृषि में किया जा रहा है, तो अगर उससे कोई आय होती है तो उसको हम एग्रीकल्चरल कृषि वाली इनकम मानते हैं। दूसरा, इट में भी इनकम डेराइव फ्रॉम सच लैंड, वो उस लैंड से आपको, मतलब उस भूमि के टुकड़े से आपको वो आय होनी चाहिए। और तीसरा, एग्रीकल्चर मतलब वो कृषि वाली आय होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके आता है द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड और टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टेकन टू द मार्केट। अब ऐसा हो सकता है कि सपोज मैंने ये जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई ये ग्रीन ग्रीन कलर का मेरा प्रोड्यूस मैं उसके ऊपर उगा रहा हूं। ठीक, मतलब मैं कोई भी ये मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, ये रेड रेड आपको जो दिख रहा है ये है एग्रीकल्चरल लैंड और ये ग्रीन ग्रीन है ये है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब मैंने इसको उसके ऊपर भूमि के ऊपर उत्पादन कर लिया। अब उसके बाद में उसकी जब मैंने वो पूरा हो गया, मैंने खेती करी, वो जब परिपक्व हो गई मेरी फसल, अब मैंने उसको काट लिया और अब मैं उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल करने के लिए ले जा रहा हूँ। तो दो तरीके हो सकते हैं, मैं या तो उसको डायरेक्टली सेल कर दूं मार्केट में, या तो उसको मुझे मार्केट तक ले जाने में कुछ खर्चा लगेगा, या फिर उस प्रोडक्ट को ऐसे तैयार करना पड़ेगा कि वो मार्केट में बेचने योग्य हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट को उगाया, उसके बाद में उस पर कोई ऐसा प्रोसेस किया, उसके बाद में वो बेचने योग्य हुआ, तो प्रोसेस करने के बाद भी अगर आप उसको बेच रहे हो मार्केट में और उससे आपको जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। वही इस पॉइंट का कहना है कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, मतलब उसको मार्केट में ले जाने योग्य बनाने के लिए जो भी प्रोसेस करोगे वो वहां पर काउंट होगी। दूसरा आता है द सेल बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अराइज्ड रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम नो प्रोसेस हैज बीन टेकन, मतलब उसको या तो आप डायरेक्टली मार्केट में बेच दो इस प्रोड्यूस को मैं, या तो
डायरेक्टली मार्केट में बेच दूं या फिर आफ्टर प्रोसेस बेचूं। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक मोटा मोटा हिसाब दे दिया। आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, वो एग्रीकल्चरल जो इनकम है, ठीक है, वो या तो आपने डायरेक्ट कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपने उत्पादन किया, कोई भी आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगाया और वो डायरेक्टली आपने मार्केट में बेच दिया, उससे जो आपको रेवेन्यू आ रहा है उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट करते हैं। अब सपोज कोई ऐसा प्रोड्यूस है जिसको मार्केट में तभी बेच सकते हैं जब हम उस पर कोई प्रोसेस करेंगे, मतलब उसको या तो कटाई करेंगे पहले फसल की, फिर उसके बाद हम उसको मार्केट में बेचने जाने के पहले एक प्रोसेस करेंगे। तो वो जो प्रोसेस करने के बाद भी हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो भी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही माना जाएगा और उससे जो भी हमें रेवेन्यू आएगा, जो भी इनकम आएगी, उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में मानेंगे और उस इनकम को हम हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक आपको सारा चीज क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं। आगे ये अपने पास आता है, एक पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3। लास्टली, एग्रीकल्चरल इनकम में बी डेराइव फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अब अगर आपके पास में एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, वहां पर आपने कोई एक गोडाउन बना दिया, उस गोडाउन पे में वो भी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है और उससे भी आपको कोई रेवेन्यू आ रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट किया जाएगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो काय में यूज होना चाहिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर आपको कोई, आपने जो प्रोडक्ट उगाया है उसके ऊपर जो भी फसल का उत्पादन किया है, वो फसल आपने डायरेक्टली सेल कर दी मार्केट में विदाउट एनी प्रोसेस, तो उससे जो इनकम हो रही है एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में मानेंगे। अगर उसके बाद आपने कोई प्रोसेस किया है उसके बाद भी बेचा है तो वो भी हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। उसके बाद आता है, अगर आपके पास कोई लैंड है उसके ऊपर कोई बिल्डिंग आपने बना लिया जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उससे भी रेवेन्यू आ रहा है, उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। और एक यहाँ पर एक और पॉइंट है, इनकम फ्रॉम नर्सरी। इनकम फ्रॉम, आपने बहुत सारी नर्सरी देखी होगी, ठीक है, उस नर्सरी से भी अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, इसको आप लिख लेना आपकी कॉपी में। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं चार्ट के माध्यम से कि कैसे एग्रीकल्चरल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अब है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 10, जो कि मेरे से आपको बताना रह गया। एग्रीकल्चरल इनकम का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 है। ठीक है, इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, एग्जम्प्ट इनकम का सेक्शन नंबर 10 और एग्रीकल्चरल इनकम दी है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 में। आगे चलते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोलता है कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, तो उसकी आप ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो अगर वो प्रोडक्ट आपने उत्पादन कर लिया और आपने डायरेक्टली सेल इन रॉ फॉर्म, जैसा उत्पादन किया उसको कल्टीवेट किया, उसको काट लिया, उसकी कटाई हो गई, डायरेक्टली आके मार्केट में आपने बेच दिया, तो जितनी भी टोटल इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट की जाएगी। यहां तक की बात खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं सेल आफ्टर प्रोसेस। मतलब जैसे गेहूं है, गेहूं का मैंने उत्पादन किया, मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड था, मैंने वहां पर गेहूं के बीज को बोया, उसके बाद 4-5 महीने बाद फसल आई उसमें, उसके बाद मैंने गेहूं को काट लिया। ठीक है, गेहूं मेरी फसल काट ली, उसके बाद वो जो गेहूं की बाली होती है उससे मैंने धान, मतलब जो गेहूं का दाना होता है उसे मेरे को निकालना पड़ता है अलग, तब मैं उसको बोरों में भर के मार्केट में सेल आउट करूंगा। ठीक है, बैग्स में पैक करके मार्केट में सेल आउट तभी कर पाऊंगा, ऐसे मैं डायरेक्टली गेहूं की बालियां तो बेच नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरे को जो सेल आफ्टर प्रोसेस है, तो अगर वो प्रोसेस कंपलसरी है, हाँ प्रोसेस कंपलसरी है, गेहूं को क्या मैं डायरेक्टली काट के और मार्केट में सेल कर दूं? ऐसे कोई नहीं लेगा, उसको मुझे बैग्स में प्रॉपर फिल करके उसके बाद में ही मुझे 1-1 क्विंटल के उसके बैग्स बनाने पड़ेंगे या 50 kg का बैग बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद में मैं उसको ट्रैक्टर में भर के डायरेक्टली मार्केट में बेचने चला जाऊंगा। तो जो मैंने प्रोसेस किया, कौन सा प्रोसेस किया मैंने? उसको काटने के बाद उसमें से दाने निकालने का जो प्रोसेस किया, ठीक है, तो वो कंपलसरी था क्या? यस कंपलसरी था। तो फिर जो इनकम हो रही है ना, मतलब वो सब मैं बैग्स को लेके मार्केट में जाऊंगा, जिस भी पर क्विंटल के हिसाब से जो भी मेरा रेट आएगा उसके हिसाब से मेरी जो भी टोटल एग्रीकल्चरल इनकम है, जो भी इनकम आ रही है उसे मैं टोटल एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट करूंगा। यहां तक का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है प्रोसेस इज ऑप्शनल। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शनल, मतलब अगर वो जो प्रोसेस है, आपने कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
उगाया है, एग्रीकल्चरल उत्पाद उगाया है, कोई भी कृषि उत्पाद आपने उगाया है और उसको आप बिना प्रोसेस करे भी मार्केट में सेल कर सकते हो, तो आपके लिए वो प्रोसेस हो गई ऑप्शनल। आपके पास विकल्प है, आप उसको ऐसे डायरेक्टली बेचो या फिर आप उसको प्रोसेस करो। तो आप अगर उसको, ये जो प्रोसेस करने वाला हिस्सा है ये अगर आपके पास में ऑप्शनल है, अगर विकल्प है कि आप प्रोसेस नहीं भी करोगे तो भी मार्केट में बिक जाएगा, तो अगर ऑप्शनल प्रोसेस है तो एग्रीकल्चरल इनकम हम कैसे निकाल लेंगे और बिजनेस की इनकम कैसे निकालेंगे, इसमें पार्शियल हो जाएगा, कुछ एग्रीकल्चरल और कुछ बिजनेस की इनकम निकालेंगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी इनकम कहेगी कि जो भी प्रोड्यूस है फर्दर प्रोसेस, अगर आपने प्रोसेस किया उसके बाद में जो प्रोडक्ट आया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो भी दूसरा प्रोडक्ट है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू मार्केट में क्या चल रही है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट में से कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे और वो जो इनकम है उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। सेम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में कब मानेंगे, तो सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मतलब आपने प्रोसेस करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट को सेल किया, उसमें से फेयर मार्केट ऑफ प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस, आपने जो भी प्रोड्यूस को फर्दर प्रोसेस किया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और फर्दर कॉस्ट, मतलब आपने जो प्रोसेसिंग में जो पैसा लगाया है कॉस्ट, उसको यहाँ से लेस करने के बाद में जो इनकम आती है उसे हम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन था, सिर्फ मेरा आपका जो मकसद था मेरा वो आपको ये सारी चीजें बताना था कि अगर प्रोसेस कंपलसरी है तो टोटल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में मान लो, और अगर प्रोसेस ऑप्शनल है तो एग्रीकल्चरल इनकम और यहाँ पर पीजीबीपी दोनों की इनकम निकाल लेंगे, तो एग्रीकल्चरल इनकम ये होगी जो कि एग्जाम्प्ट हो जाएगी और ये यहाँ पर टैक्सेबल में आएगी। ठीक है, ये इतना सा अपना मकसद है, कोई कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर इनकम से पूरी की पूरी पीपीटी पूरी भरी हुई है एग्जाम्प्ट इनकम से। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल उत्पाद आप उगा रहे हो वो या तो टी है, कॉफी है, रबर है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि देखा था प्रोसेस कंपलसरी है या ऑप्शनल है, ये सारी चीजें आपको दी गई थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है। रूल नंबर 7 ए क्या कहता है, रूल नंबर 7 ए कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट्स डेराइव्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया। मतलब अगर आप रबर के बिजनेस में हो, ठीक है, अगर आप रबर के बिजनेस में हो, आप रबर एक्सट्रैक्ट करते हो, तो रबर से जो आपको इनकम हो रही है आप उस रबर को फिर मार्केट में बेचोगे, आप रबर के प्लांट से रबर एक्सट्रैक्ट करते हो, अब उस रबर को आप मार्केट में बेचोगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है कि जो भी इनकम होगी आपको उस रबर से उसमें 65% जो इनकम है, जितनी भी, सपोज आपको एक 10 लाख की इनकम हो रही है, ये 10 लाख की इनकम में से 65% की जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम मान लेना और 35% जो इनकम है वो बिजनेस की इनकम मान लेना, और इस इनकम को एग्जम्प्ट इनकम कहेंगे क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद ये बोलता है रूल नंबर 7 है, अब अगर आप कॉफी के बिजनेस में हो, ठीक है, अगर आपका काम क्या है कॉफी के बिजनेस में, तो अगर आप कॉफी का उत्पादन कर रहे हो मतलब ग्रो कर रहे हो, कॉफी उगा रहे हो और उसके बाद में उसको क्योर करके आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप कॉफी अगर उगा रहे हो और क्योर कर रहे हो, ठीक, दो चीजें लिखिए, ग्रोन एंड क्योर। आप कॉफी के बिजनेस में हो, कॉफी ग्रो कर रहे हो और क्योर कर रहे हो, तो 75% एग्रीकल्चरल इनकम मान लेना और 25% बिजनेस की इनकम मान लेना। मतलब 10 लाख में से 7,50,000 की जो इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी जो कि फुल्ली एग्जम्प्ट है। उसके बाद में बची जो बैलेंस 25% है 2,50,000 की, वो इनकम को बिजनेस की इनकम मान लेंगे। ठीक, अब अगर आप कॉफी के बिजनेस में हो, आप कॉफी ग्रो करते हो, क्योर करते हो, रोस्ट करते हो और ग्राउंडेड करते हो, देन आप सेल करते हो, तो 60% इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम मान लेना और 40% इनकम को बिजनेस की इनकम मान लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाय के टी के बिजनेस में हो तो रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो 60% इनकम है उसको एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और बाकी जो बैलेंस 40% इनकम है उसको आप यहाँ पर बिजनेस की इनकम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 रूल मिले थे, रूल नंबर 7A 7B एंड देन रूल नंबर 8। यहाँ तक का आपको क्लियर है। उसके आगे हम चलते हैं, अब आता है एग्जेम्प्ट इनकम। ये जो अभी मैं इसके पहले पढ़ा रहा था वो भी एग्जेम्प्ट इनकम्स थी, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट इनकम किसे कहेंगे,
यहाँ पर होता है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्या था, एग्रीकल्चरल इनकम का था। एग्रीकल्चरल इनकम में स्पेसिफिक बिजनेस की बात की गई थी। उसके बाद अब आगे यहाँ पर दिया गया है डायरेक्टली सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 कहता है इनकम शेयर रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ। मतलब किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम थी उस इनकम से किसी मेंबर को इनकम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबल असेसी, अब ये क्या कहता है, ये सबसे पहली चीज यहाँ पे सेक्शन है, इनकम है और एलिजिबल असेसी है। तो कौन सी इनकम है, वो इनकम शेयर रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ। मतलब किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक टोटल इनकम थी, ठीक है, उसके उसमें से जो इनकम थी उसका कुछ शेयर मेंबर ऑफ एचयूएफ, मतलब उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी मेंबर को मिला। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हूं और मुझे मेरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो संयुक्त परिवार है उसकी इनकम में से मुझे कुछ हिस्सा मिला, शेयर मिला। ठीक है, शेयर रिसीव्ड बाय मेंबर मतलब मैं, ठीक है, फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ, मतलब जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संयुक्त इनकम थी उसमें से मेरे को कुछ शेयर मिला। किसको मिला, मेंबर ऑफ द एचयूएफ को। तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। क्यों एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी असेसी हो सकता है, तो उसकी जो संयुक्त इनकम है उसके ऊपर ऑलरेडी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ टैक्स दे चुका है, तो मैं दोबारा डबल टैक्स क्यों दूं। इसके लिए वो इन हैंड्स ऑफ मेंबर, अब उस इनकम का ही पार्ट तो मेरे को आ रहा है, तो वो वहां पर इन माय हैंड्स वो एग्जम्प्ट होगा, मतलब मेरी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। सेक्शन नंबर है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अब आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है शेयर इनकम ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, उसके कोई पार्टनर्स है, अब उसमें से क्या है, जो पार्टनरशिप फॉर्म की जो इनकम थी उसका कुछ हिस्सा शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर को मिला, पार्टनर ऑफ द फर्म, तो इन हैंड्स ऑफ पार्टनर वो एग्जम्प्ट होगा, मतलब उसे पार्टनर को टैक्स नहीं देना है। सेम लॉजिक जो कि एचयूएफ के उसमें था कि वहां पर एचयूएफ ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म वहां पर टैक्स दे चुकी है, तो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है। ठीक, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है आपको यहाँ पर, ऐसा वो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे एलिजिबल कौन है, तो पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब किसी पार्टनर को आ रही है, शेयर आ रहा है, मतलब इनकम किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई शेयर मिल रहा है, तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल इन एनआरई। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसका सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 का क्लॉज नंबर 2। कौन यहाँ पे एलिजिबल है, तो एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई पर्सन है जो कि भारत से बाहर रहता है, ठीक है, एज डिफाइंड इन फेमा एक्ट 1999। फेमा एक्ट 1999 के हिसाब से कोई व्यक्ति है जो कि भारत के बाहर रहता है, या तो कोई व्यक्ति है हु हैज बीन परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेंटेन सच अकाउंट। अब कोई एनआरई अकाउंट है, ठीक है, एनआरई अकाउंट को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने परमिशन दिया है, किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति को मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति था, उसको एनआरई अकाउंट ओपन कराना था, कहां पर, विदेश में, एनआरई अकाउंट वहीं पे ओपन होगा, तो उसको वहां पर अकाउंट ओपन कराना था, उसने करवा लिया और उसको आरबीआई ने परमिट कर दिया कि आप उस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो, तो उससे अगर उसे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो फुल्ली तरीके से एग्जाम्प्ट होगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसीज एटसेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट्स। कौन है यहाँ पर है इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है जो कि नॉट बीइंग इंडियन सिटीजन है, मतलब कोई इंडिविजुअल है जो कि भारत का नागरिक नहीं है। कौन व्यक्ति होंगे, आपके इंडिया में अलग अलग देशों की एम्बेसीज हैं, उसके स्टाफ मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं एम्बेसीज के, उनको रेम्यूनरेशन कहाँ मिल रहा है, इंडिया में, क्योंकि वो तो इंडिया में ही रह रहे हैं और रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से वो 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में रह लेंगे तो वो इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, और उनके ऊपर भारत के जो टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा तो फिर तो दिक्कत में जाएंगे, ऐसे तो हर व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगे जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में यहाँ पर छूट दी गई है, वहां पर एग्जाम्पशन दी गई है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 का क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है, अगर रेम्यूनरेशन मिलता है किसी इंडिविजुअल को जो कि भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, और वो ऑफिशियल है किसका, एम्बेसीज का या फिर फॉरेन स्टेट्स का,
तो जो रेम्यूनरेशन उसे मिल रहा है ये दो कंडीशन के ऊपर एग्जम्प्ट होगा। अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है बाय our corresponding government officials or member of the staff resident in such foreign countries should be exempt। मतलब हमारे गवर्नमेंट स्टाफ और ऑफिशियल्स को अगर इनकम हो रही है उनके उस मतलब वो जिसकी एम्बेसी है ना उस देश में, तो उनको अगर वहां पर इनकम हो रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये जो ऑफिशियल्स हैं ये किसी और बिजनेस में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। द अबव मेंशन्ड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू रिस्पेक्टिव कंट्री रिप्रेजेंटेड एंड शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयड इन इंडिया। मतलब उन्हें भारत में कोई और अदर बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। क्या है, किसको मिल रहा है? कोई इंडिविजुअल है जो कि भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है। उसके बाद में उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। ठीक, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है? कोई इंडिविजुअल है जो कि भारत का नागरिक नहीं है और वो एम्बेसी का स्टाफ है ना। तो हमारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेंबर्स हैं, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स, उनको किसी अदर कंट्री में जहां पर ये मिल रही है इनकम वो एग्जम्प्ट होनी चाहिए। और उसके बाद में जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, द अबव मेंशन्ड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ है, ये वाले जो ऑफिशियल्स हैं ये इंडिया में सिर्फ एम्बेसी में ही काम कर रहे होने चाहिए, कोई अदर बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया एज एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन व्यक्ति है? कोई इंडिविजुअल है जो सैलरीड एम्प्लॉय है और भारत का नागरिक नहीं है, उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक है, सर्विसेज रेंडर करने के लिए इन इंडिया एज अ एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज। कोई भारत के बाहर की कोई कंपनी है, ठीक, एग्जांपल समझते, भारत के बाहर के कोई कंपनी है उसको हम बोलेंगे फॉरेन एंटरप्राइज। उससे उसके कोई एम्प्लॉय को, बाहर का एम्प्लॉय था इंडिया में आके काम कर रहा है, ठीक है, और उसको यहाँ पर इनकम हो रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है कौन सी? फॉरेन वो कंपनी, ठीक है, और वो सर्विसेज कहाँ रेंडर कर रहा है? इंडिया में। तो द फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस और ट्रेड। ठीक है, तीन कंडीशन के हिसाब से वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो फॉरेन एंटरप्राइज है वो किसी और बिजनेस और ट्रेड में एंगेज नहीं होना चाहिए इंडिया में। दूसरा, द एम्प्लॉय स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज। अगर 90 दिन से ज्यादा स्टे कर जाएगा वो एम्प्लॉय, ये इंडिविजुअल व्यक्ति, तो उसके हैंड्स में ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसने 90 दिन से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और दूसरा, तीसरा पॉइंट है, द रेम्यूनरेशन इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। ठीक है, और जो ये रेम्यूनरेशन मिल रहा है ये इसकी डिडक्शन क्लेम की नहीं होनी चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट के हिसाब से इसको एग्जाम मान लिया जाएगा। पॉइंट क्या कहता है? रेम्यूनरेशन मिल रहा है किसी फॉरेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉय को जो कि भारत का नागरिक नहीं है और सैलरीड पर्सन है और इंडिया में आया है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, वॉलमार्ट मान लो, बाहरी की कंपनी है, उसका कोई एम्प्लॉय आता है इंडिया में, देख के आता है, चाहता है कि मैं देखता हूँ इंडिया में दूसरी कंपनीज कैसे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो उसको कंपनी सैलरी तो देगी, वो यहाँ पे उसको जब सैलरी मिल रही है और वो यहाँ जब घूम रहा है तो वो इंडिया का नागरिक तो नहीं है, तो ठीक है, तो वो इंडिविजुअल है, नॉट बीइंग इंडियन सिटीजन है। ठीक है, और उसको सैलरी तो मिलेगी, तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद में फॉरेन एंटरप्राइज जो है वो यहाँ पर किसी बिजनेस और ट्रेड में एंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका यहाँ पर बिजनेस नहीं होना चाहिए उस कंपनी का। उसके बाद द एम्प्लॉय स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज, अब वो 90 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो एज पर इंडियन जो हमारा भारत का टैक्स है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1991 उसमें उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं की होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 का क्लॉज नंबर 8। क्या कहता है क्लॉज? किसके ऊपर? पहले तो अप्लीकेबल है इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट के ऊपर। कोई एनआरआई है, ठीक है, जो कि भारत का नागरिक नहीं है और वो सैलरीड है, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है कहाँ से? रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद दिस एम्प्लॉयमेंट ऑन अ फॉरेन शिप। किसी फॉरेन शिप के ऊपर किसी इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट इंडियन को जो कि सैलरीड है उसको कोई सैलरी की इनकम होती है। Services rendered in connection with his employment on a foreign ship is exempt where his total stay does not exceed 90 days during the previous year। उसका जो स्टे है वो 90 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो जो इनकम है वो एग्जम्प्ट इनकम मानी जाएगी। आगे क्या कहता है हमारा सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 6 का क्लॉज नंबर 9। क्या कहता है? किस पे लगता है? इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट होना चाहिए,
नॉट बीइंग अन इंडियन सिटीजन और सैलरीड व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है बाय एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट फॉर देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया is exempt from tax if such remuneration is received in connection with their training in establishment or office of any undertaking। ठीक है, बताता हूँ मैं क्या कहते हैं। कोई फॉरेन के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर आए हैं इंडिया में किसी ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और उनका जो यहाँ पर उसके बाद में उनकी गवर्नमेंट उनको कोई रेम्यूनरेशन दे रही है। ठीक है, तो वो जो रेम्यूनरेशन उनको मिल रहा है ना, वो पूरा की पूरा एग्जम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो गवर्नमेंट होना चाहिए। एनी कंपनी होली ओन्ड, या फिर या तो वो कंपनी हो जो कि पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनके द्वारा संचालित हो। ठीक है, उसकी स्टेच्यूटरी, ये अपन सब ऑडिट में पढ़ा है, स्टेच्यूटरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, एनी सोसाइटी हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। मतलब कोई डिजास्टर हुआ, उसका कंपनसेशन मिला। किसको मिला? अन इंडिविजुअल और हिज लीगल हायर। क्या होता है लीगल हायर? लीगल हायर मतलब जैसे हम कोई व्यक्ति हैं जो कि हम डिजास्टर का शिकार हो गए, किसी भी डिजास्टर का, कोई जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, है ना, नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ भी हो गया, सुनामी आ गई, तो हमको डिजास्टर का हम शिकार हो गया कोई व्यक्ति, वो तो मर गया उस डिजास्टर में, तो उसका लीगल हायर मतलब उसका बेटा या फिर उसकी पत्नी वो जिंदा है और उनको कोई कंपनसेशन मिला, उस व्यक्ति की मौत हो गई और उसको कंपनसेशन मिला उसके लीगल हायर को। तो यहाँ पर कौन है? या तो वो फिर डिसेबल हो गया तो वो खुद भी जिंदा है तो डिसेबिलिटी का उसको कंपनसेशन मिलेगा। आप समझ में आ जाएगा, आपको काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आएगा, है ना। तो कंपनसेशन मिला है रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, कोई डिजास्टर हुआ था और उसका कंपनसेशन मिला है ना। अभी जैसे कल ही दिल्ली में क्या हुआ, अर्थक्वेक महसूस हुआ लोगों को, तो डिजास्टर हो गया अब यहाँ पे। अब उसमें अगर आपको उसके बदले कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10BC। क्या कहता है? दिस क्लॉज exempts any amount received or receivable as compensation by an individual or legal hire on account of any disaster। मतलब किसी डिजास्टर के बदले उसके इंडिविजुअल को या फिर उसके लीगल हायर को कोई सम या कोई अमाउंट मिलता है, एग्जम्प्ट माना जाएगा। दूसरा, सच कंपनसेशन शुड बी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे वो कंपनसेशन, या वो स्टेट गवर्नमेंट दे कंपनसेशन, या तो फिर वो कोई लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम हो गई, नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गई, तो वो दे दे। ठीक है, तो वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद एग्जम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर अवेलिंग एनी डैमेज और लॉस which has already been allowed as deduction। अगर हाँ ऐसा कोई डैमेज और लॉस है जिसकी डिडक्शन आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो और उसके अगेंस्ट आपको मिल रहा है कंपनसेशन, तो उसको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, आपको फ्रेश मिलना चाहिए, है ना। उसकी आपने डिडक्शन वगैरह नहीं ली होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट था। आगे आता है डिजास्टर का मतलब बताया है यहाँ पर क्या है? सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, या तो लाइफ लॉस हो गया, या डैमेज टू डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर का नुकसान हो गया, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई पूरी, या तो डैमेज टू और डिग्रेडेशन टू एनवायरमेंट, वहाँ का एनवायरमेंट ही खराब हो गया, जैसे जापान में हुआ था, है ना, हिरोशिमा नागासाकी में, उस तरीके का अगर वहाँ का एनवायरमेंट खराब हो गया और उसके बदले से आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है सरकार से, तो फुल्ली एग्जम्प्ट है वो। ठीक है, मतलब उसको आपको टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। अब है इट शुड बी ऑफ सच अ नेचर और मैग्नीट्यूड एज बी बियॉन्ड द कॉपिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू बी अफेक्टेड एरिया। ये इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर बात की गई है, आपने को इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो कौन कौन इसमें एलिजिबल है? एलिजिबल है अन इंडिविजुअल और हिज लीगल हायर। कंपनसेशन कैसा होना चाहिए? डिजास्टर के लिए होना चाहिए, है ना, उसकी हमने कहीं पर डिडक्शन नहीं ली होनी चाहिए। ठीक, और किसके द्वारा दिया गया होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा। सेक्शन क्या है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10BC। ठीक, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट, आगे हमारा सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 है। क्या कहता है इसमें? एलिजिबल असेसी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी असेसी, एनी पेमेंट फ्रॉम एन अकाउंट ओपन इन अकॉर्डेंस विद द सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2014 मेड अंडर द गवर्नमेंट सेविंग एक्ट। अगर इसमें आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है,
आपको कोई इनकम हो रही है, मतलब सपोज मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, है ना, मैंने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा लिया, ठीक। अब सपोज मैं उसमें एक अमाउंट जमा कर रहा हूँ कि बाद में अमाउंट मुझे काम आएगा, तो ये जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है ये नोटिफाई कर रखी है गवर्नमेंट ने, है ना, और इसमें मैं उसके नाम से अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ, तो मैं जितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ उसकी मुझे एक लिमिट तक की एग्जाम्शन, यहाँ पर मतलब वो जो अमाउंट है उसकी मुझे एग्जाम्शन मिलती है, ठीक। तो इसमें कोई भी पर्सन वहां पर पैसा जमा कर सकता है। इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A। उसके बाद आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, क्या कहता है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप। किसी पर्सन को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब उसको हम टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। अगला आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 पेमेंट्स टू MP MLAs, मतलब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनको डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंसेस मिलते हैं, वो की एग्जाम्प्ट माने जाते हैं, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर है सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 का क्लॉज नंबर ए क्या कहता है, अवार्ड्स फॉर लिटरेसी साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड अदर अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार के द्वारा लिटरेसी, ठीक है, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, ठीक है, वैज्ञानिक वर्क, कला संस्कृति के कार्य के लिए अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है या फिर कोई यानी अदर अवार्ड मिलता है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, ऐसे अर्जुन अवार्ड, ऐसे अवार्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक, और उसमें आपको कोई अमाउंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर पेंशन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 क्या कहता है, पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु वाज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अवॉर्डेड, उसको या तो परमवीर चक्र मिला हो, महावीर चक्र मिला हो या फिर वीर चक्र मिला हो, और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड, मतलब कोई और वीरता पुरस्कार मिला हो, ठीक है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सच इनकम इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे कोई भी इनकम है तो वो वहां पर एग्जाम्प्ट मानी जाती है। इसमें एलिजिबल कोई भी पर्सन, एनी पर्सन यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है। द फॉलोइंग इनकम विच एक्रूज और अराइज टू अ सिक्किम इंडिविजुअल वुड बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अब यहाँ पर एक नया सेक्शन है सेक्शन 1026 सेक्शन क्या कहता है, इस सेक्शन में यहाँ पर ये जो इनकम मिल रही है किसी को, किसको मिल रही है, सिक्किम इंडिविजुअल को, सिक्किमीज इंडिविजुअल को मिल रही है, तो उसको हम इनकम टैक्स की दृष्टि से एग्जाम्प्ट मानेंगे, मतलब हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेस इन स्टेट ऑफ सिक्किम, स्टेट ऑफ सिक्किम में किसी भी सोर्स से अगर इनकम हो रही है, या तो और इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, या तो उनको डिविडेंड या सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट की जो इनकम है वो इनकम हो रही है, ठीक है, तो उसको एग्जाम मानेंगे। वो किसको एग्जाम्पशन मिलेगी, हाउएवर द एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल टू सिक्किम्स वुमेन हु ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008 मैरिज टू अ नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल। अगर ये किनको नहीं मिलेगी, उनको ये डिडक्शन नहीं, मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, जो वुमेन्स हैं, सिक्किमीज वुमेन्स हैं, जिन्होंने, जो कि 1 अप्रैल 2008 के बाद में, 1 अप्रैल 2008 को या उसके बाद में अगर उन्होंने किसी नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल, मतलब नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल से अगर उन्होंने शादी कर ली है तो उनको ये एग्जाम्पशन अलाउड नहीं होती है, ठीक है। कौन कौन सी इनकम की बात करिए यहाँ पे, किसी भी सोर्स से इनकम हो रही है सिक्किमीज स्टेट में, सिक्किम स्टेट में, और सेकेंड वाला कि वो जो इनकम है या तो फिर डिविडेंड इंटरेस्ट सिक्योरिटी पे कोई भी इंटरेस्ट की इनकम हो, ठीक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बार इसको हम रिकैप ले लेते हैं, काफी छोटा सा लेक्चर था एग्जामिनेशन का, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण, ठीक। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चरल इनकम की बात की। एग्रीकल्चरल इनकम में हमने रबर, अगर उसके हमने एग्रीकल्चरल इनकम की जो बात की उसमें हमने रबर, टी, कॉफी वाले बिजनेस की बात की। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये यहाँ से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। उसके बाद हमने जो बात की, यहाँ पर शेयर मिल रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, या तो किसी पार्टनर को कोई शेयर मिल रहा है, या तो कोई इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल, एनआरई अकाउंट में अगर कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक। उसके बाद रेम्यूनरेशन मिल रहा है किसको, एम्बेसीज के ऑफिशियल्स को, या तो रेम्यूनरेशन मिल रहा है सर्विसेज रेंडर्ड करने के लिए फॉरेन एंटरप्राइज के किसी एम्प्लॉय को, ठीक। उसके बाद आता है सैलरी इनकम आ रही है, किसको आ रही है, कोई फॉरेन शिप पे कोई व्यक्ति है, इंडिया में 90 दिन से ज्यादा नहीं रुकता,
ठीक, उसके बाद में हमने यहाँ पे गवर्नमेंट के पास आया है, मतलब किसी अदर गवर्नमेंट का, मतलब अदर कंट्री का गवर्नमेंट ऑफिशियल आया है इंडिया में ट्रेनिंग के लिए, उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है डिजास्टर के लिए अगर आपको कोई कंपनसेशन मिला, उसकी यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद में हमने पढ़ा, कोई हमने सुकन्या समृद्धि योजना में कोई हमने पेमेंट करा, हमको एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, या तो एमपीज और एमएलएस जो हैं उनको डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है। उसके बाद आता है अवार्ड फॉर लिटरेसी मिल रहा है, साइंटिफिक या आर्ट एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए मिल रहा है, या एनी अदर अवार्ड मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद पेंशन मिल रही है, किसको मिल रही है, जो कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, या तो फिर वीर चक्र, या तो कोई अदर इक्विवेलेंट गैलेंट्री अवार्ड उसको मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, जो पेंशन मिलेगी वो पूरी की पूरी एग्जाम होगी। यहाँ पर आता है फिर सिक्किम वाला पार्ट, सिक्किम वुमेन्स जिन्होंने बाद में 1 अप्रैल 2008 के बाद में शादी कर ली है किसी नॉन सिक्किम इंडिविजुअल से, तो उनको ये वाली नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ ये वाली की बात करी, ऐसा नहीं कि पूरी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वाली जो है ये स्पेसिफिक सिक्किम के इंडिविजुअलों के लिए है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। तो आपको इस लेक्चर को अगर एक बार फिर से रिवाइंड करना है, आप रिवाइंड कर लेना, आप देख लेना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ये डाउट को पूछ लेना। ये जो पीपीटी है मैं एज इट इज इसको यहाँ पर अपलोड करा दूंगा, ठीक है। ड्राइव पे मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ्स अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हो। और आगे इसके बाद हम डिडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम ग्रॉस टोटल इनकम वाला एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेंगे, जो कि हम पहले देख चुके हैं, वो हम देख लेंगे। उसके बाद में हम एक इनकम टैक्स के क्वेश्चन जितना भी हमने पढ़ा है उनकी हम एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। उस क्वेश्चन सीरीज में मिनिमम 50 क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर स्विच करूंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे को जितना पता है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, या जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से, जो कि मेरे दायरे के भीतर है, मैं जितना कर सकता हूँ उतना आपके लिए मैं वहां पर लेके आऊंगा। तो अभी हमारे कुछ लेक्चर्स और आएंगे आपके लिए, आप निश्चिंत रहिए, आप आपकी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आप बार बार आप कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि कब आपके सर कमेंट है, मेरा लेक्चर अगर आज आ गया, कल नहीं आया तो नेक्स्ट डे जरूर आएगा, ये मेरा आपका प्रॉमिस है, ठीक। तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। आपसे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।